यार मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोग का हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 27 डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यूनिट नंबर 28 भी डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, पर्पज, एक्सटेंड, डेफिनेशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड पावर। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं कि मैकमिलन के हमारा जो सिलेबस है IIBF के द्वारा, हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है, आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पर्पस समझना है, एक्सटेंड समझना है, डेफिनेशन समझना है, इस्टेब्लिशमेंट, पावर और प्रोसीड्यूर फॉर रिड्रेसल ग्रीवेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये सब टॉपिक प्रिस्क्राइब किया गया है IIBF के द्वारा। तो हम लोग मैकमिलन बुक से ही मैं आपके लिए वो पॉइंट लेकर आया हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उसके बेस पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले समझते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है इस स्कीम का और इसका एक्सटेंट क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस स्कीम को चालू करने का, इंट्रोड्यूस करने का कुछ ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला, टू रिजॉल्व कंप्लेन रिलेटिंग टू बैंकिंग सर्विसेज एंड टू फैसिलिटेट द सेटिस्फैक्शन और सेटलमेंट ऑफ सच कंप्लेन। अब देखिए, जो भी कंप्लेन रिलेटेड है बैंकिंग सर्विसेज से, उसको रिजॉल्व करना, सिंपल सी बात है। और दोस्तों, और ये जो सेटलमेंट प्रोसेस है किसका? कंप्लेन का जो सेटलमेंट प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करना। तो ये दो पॉइंट है कि पहले आप कंप्लेन को जो है रिजॉल्व करेंगे और उस प्रोसेस को आप फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, एक मान लीजिए एक बैंक है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, या दो बैंक है, इनके बीच में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है दोस्तों, तो उसे भी रिजॉल्व करता है ये हमारा बैंकिंग ओम्बड्समैन। ठीक है, और ये कैसे करता है? तो एक इसके पास जो प्रोसेस है उसे कंसिलिएशन, मेडिटेशन एंड आर्बिट्रेशन। तो ये तीन प्रोसेस के थ्रू दो बैंकों के बीच का डिस्प्यूट, या एक बैंक या एक कॉन्स्टिट्यूएंट का बीच का जो डिस्प्यूट होता है, उसे ये रिजॉल्व करता है। तीसरा है कि ये जो स्कीम है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये हम लोग ऑब्जेक्टिव को समझ लिया। ऑब्जेक्टिव में दो चीज़ समझे कि पहला, दो बैंकों के बीच का डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, और दूसरा, जो भी कंप्लेंट है, ठीक है, जो बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड, उसको रिजॉल्व करना। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि ये कहाँ तक लागू है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरे भारत में लागू है। ठीक है, चाहे जो भी बैंक हो भारत के, सभी में लागू है ये। और रिजर्व बैंक के पास एक अथॉरिटी दी गई है कि वो चाहे तो इस स्कीम को फुल्ली सस्पेंड कर सकता है या पार्टली भी सस्पेंड कर सकता है, और इसका पीरियड उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा यदि पार्टली वो कर रहा है तो। ठीक है, और दोस्तों, ये जो सस्पेंशन है वो हो सकता है एक पार्टिकुलर बैंक के लिए ही हो। ठीक है, चलिए, और ये जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है उसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है RBI के द्वारा। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओम्बड्समैन स्कीम। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ओम्बड्समैन स्कीम्स के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं वर्ड है। पहला है कि स्कीम एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल बैंक इन इंडिया, ये भी सही है। स्कीम इज फंडेड बाय RBI, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, फंडेड बाय RBI हम लोगों ने देखा है कि इसका जो फंड होता है वो कौन देता है? RBI देता है। तो फ्रेंड्स, नन ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर है, यानी ऊपर के ऊपर तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो सब इसी टॉपिक से रहेगा, और आपको बस क्या करना है, टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है और उस पर क्वेश्चन को अटेंड करना है। यही बेस्ट तरीका है LRB में अच्छे मार्क्स को लाने का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय RBI। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि RBI के द्वारा जो ओम्बड्समैन स्कीम फॉर्मुलेट किया गया है उसका ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला गया है। पहला है टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज। दूसरा है टू फैसिलिटेट द सेटिस्फैक्शन और सेटलमेंट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। तीसरा है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर एंड बिटवीन बैंक। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, नॉट द ऑब्जेक्टिव कहा गया है। तो बताइए, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव A और B करेक्ट है, लेकिन C फुल्ली करेक्ट नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूट जो बैंक के बीच का होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द डिस्प्यूट बिटवीन द बैंक आर नॉट रिजॉल्व ओम्बड्समैन आफ्टर द। देखिए, हुआ क्या कि स्कीम को 2006 में कुछ रिवीजन किया गया, और उस रिवीजन के बाद ये कहा गया कि जो दो बैंक के बीच का डिस्प्यूट है वो ओम्बड्समैन स्कीम से नहीं रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हमारा स्टेटमेंट C गलत है। ठीक है, क्या गलती है इसमें ये लिखा हुआ है कि जो दो बैंकों के बीच का डिस्प्यूट ओम्बड्समैन स्कीम से रिजॉल्व किया जाता है, ये गलत है। 2006 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया, जिसके बाद ये अब नहीं किया जाता है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, तो अब हम लोग पहला थ्योरी समझ ली, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग सेकंड थ्योरी पे आते हैं। अब जरा डेफिनेशन समझते हैं, आखिर ओम्बड्समैन स्कीम में क्या क्या की वर्ड है, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला की वर्ड है अवार्ड। अवार्ड का मतलब क्या हुआ? अवार्ड होता है जो कि बैंकिंग ओम्बड्समैन पास करती है इस स्कीम के अकॉर्डिंग।
एपलेट अथॉरिटी कौन होता है? एपलेट अथॉरिटी इस केस में डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो कि आरबीआई, जो कि किसके चार्ज में होते हैं? आरबीआई के डिपार्टमेंट के चार्ज में होते हैं, जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। उसके बाद दोस्तों एक होते हैं हमारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा आदमी जिसको अपॉइंटमेंट दी गई है और जिसको ऑथराइज किया गया है कि वो कंप्लेनेंट के बिहाफ में एक्ट करे। ध्यान दीजिएगा, जिसने कंप्लेन किया है उसके बिहाफ में वो एक्ट करेगा। कौन एक्ट करेगा? तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एक्ट करेगा। और दोस्तों बैंकिंग ओम्बड्समैन में वो उस कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जब मान लीजिए आपका कोई कंप्लेन है तो आपके बिहाफ में एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप कंप्लेनर हैं, आपने कंप्लेन किया है तो आपके बिहाफ में वो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है? बैंकिंग ओम्बड्समैन में कोई भी पर्सन होता है जो कि क्लॉज 4 ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर अपॉइंट नियुक्त किया गया हो। बैंक का मतलब कोई बैंकिंग कंपनी हो सकता है, या कोई न्यू बैंक हो सकता है, या कोई आरआरबीज हो सकते हैं, या एसबीआई या सब्सिडरी बैंक हो सकते हैं, या दोस्तों शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक ये भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये समझ में आ गया कौन कौन से बैंक इसमें इंक्लूडेड है। क्वेश्चन आपके सामने है, तो जो भी चीज़ अभी तक हम लोगों ने सीखा उस पर बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। द डिसीजन और द ऑर्डर ऑफ ओम्बड्समैन इन द स्कीम इज कॉल्ड। अब बताइए, जो ओम्बड्समैन का जो ऑर्डर आया, जो डिसीजन आया, उसे क्या कहेंगे? डिक्री ऑफ द ओम्बड्समैन, अवार्ड ऑफ द ओम्बड्समैन, ऑर्डर ऑफ द ओम्बड्समैन, जजमेंट ऑफ द ओम्बड्समैन। तो दोस्तों इसके लिए वर्ड है अवार्ड। अवार्ड मतलब हुआ डिग्री, अवार्ड मतलब हुआ क्या जो डिसीजन या ऑर्डर। समझ में आया? चलिए, अवार्ड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपलेट अथॉरिटी अंडर द ओम्बड्समैन स्कीम टू हुम अपील कैन बी मेड बाय द बैंक टू और द कस्टमर इज। अब देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है उसके अंतर्गत आप किसे अपील कर सकते हैं। अपील कौन कर रहा है? या कोई बैंक अपील करेगी या कोई कस्टमर अपील करेगा। तो इस स्कीम के अंदर किसे वो अपील करेगी? आरबीआई के गवर्नर को करेगी, या डिप्टी गवर्नर को करेगी, या डिप्टी गवर्नर को करेगी इन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट इंप्लीमेंटिंग द स्कीम, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को करेगी। तो दोस्तों साफ साफ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, जो हमारे डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, वही चार्ज होते हैं, वही इंचार्ज होते हैं किसका? तो डिपार्टमेंट इंप्लीमेंटिंग द स्कीम। यानी कि ये जो स्कीम है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, इसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मा डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के हाथों में है, और वही इस केस के एपलेट अथॉरिटी होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हैं हम लोग पहले थ्योरी को समझ रहे हैं, उस पर भी चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, और फिर क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे टू एक्यूमुलेट द फैक्ट। ओके, नाउ उसके अलावा भी कुछ की वर्ड्स है, जैसे कंप्लेन। कंप्लेन मतलब क्या हुआ कि आप यदि रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं राइटिंग में या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू जिसमें आपका ग्रीवियंस हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टीज के द्वारा पहुंचाया जाता है, या तो कंसिलिएशन के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, द कंप्लेन अंडर ओम्बड्समैन स्कीम कैन बी मेड इन। तो कंप्लेन किस फॉर्म में किया जा सकता है? पेपर के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के फॉर्म में, पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पेपर इलेक्ट्रॉनिक एनी अदर मोड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, यानी पेपर के फॉर्म में भी किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। तो आरबीआई जो है अपने ऑफिसर को अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर इन द रैंक ऑफ चीफ जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर टू बी नोन एज द बैंकिंग ओम्बड्समैन। अब देखिए, आरबीआई क्या करेगी कि जो भी इनके पास ऑफिसर हैं जो कि सीजीएम यानी चीफ जनरल मैनेजर के रैंक में है, या जीएम जनरल मैनेजर के रैंक में है, उसे वो बैंकिंग ओम्बड्समैन की तरह नियुक्त कर देगी ताकि वो अपने फंक्शन को कैरी कर सकें अंडर द स्कीम। और दोस्तों ये जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो 3 साल से ज़्यादा अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ओम्बड्समैन अंडर एंड फॉर हाउ मच टाइम। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि कौन अपॉइंट हो सकता है ओम्बड्समैन के रूप में और कितने दिनों के लिए। तो अभी हम लोगों ने देखा है सीजीएम या जीएम और 3 ईयर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओम्बड्समैन स्कीम। यानी आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ओम्बड्समैन स्कीम के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला है, डिस्प्यूट अमंग 2 बैंक कैन बी टेकन बाय ओम्बड्समैन, द कोऑपरेटिव एंड बैंक एंड आरआरबी आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम, Ombudsman is appointed by central government. The ombudsman deal with complaint received from customer subject to fulfillment procedure allotted by the customer. तो दोस्तों सी तो बिल्कुल गलत है, ombudsman का अपॉइंटमेंट आरबीआई करती है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक आरआरबी को भी लिया गया है इसके अंदर, ये भी गलत है। डिस्प्यूट 2 बैंक के बीच में ombudsman, ये भी गलत है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना होगा, आपको छांटना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसके लिए आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो बार बार वीडियो को देखिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। यदि पीडीएफ की आवश्यकता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रॉमिस हैज़ बीन मेड बाय द सेल्स एजेंट्स ऑफ द बैंक एंड इट नॉट फुलफिल बाय द बैंक। अब देखिए, बैंक का कोई सेल्स एजेंट है, उसने एक प्रॉमिस किया
ठीक है, लेकिन उसने उसे फुलफिल नहीं किया। तो नो कंप्लेन लाई विद द ओम्बड्समैन, कंप्लेन कैन लाई विद ओम्बड्समैन इफ द बैंक हैज एग्रीड टू फुलफिल दैट प्रॉमिस, कंप्लेन हैज टू बी मेड कैन बी मेड विद ओम्बड्समैन, द कंप्लेन रेट ओम्बड्समैन आर नॉट कवर्ड। तो दोस्तों अब देखिए आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट का ये केस है, तो इस केस में जो कंप्लेन है इसे भी इसके अंदर, इस ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर कवर किया गया है, ठीक है, जिसके कारण इस कंप्लेन को ओम्बड्समैन क्या कर सकती है, एंटरटेन कर सकती है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन का पावर क्या क्या है। तो देखिए बैंकिंग ओम्बड्समैन का पावर ये है कि जो भी बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड कंप्लेन है उसे रिसीव करना, उसके बाद ऐसे कंप्लेन को कंसिडर करना जो कि डिफिशियंसी से रिलेटेड हो। किसकी डिफिशियंसी से, तो बैंकिंग और अदर सर्विसेज से रिलेटेड हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, सम अमाउंट हैज़ बीन फ्रॉडेंटली विड्रॉन फ्रॉम अकाउंट ऑफ ए कस्टमर, किसी कस्टमर के अकाउंट से कुछ अमाउंट को फ्रॉड के रूप में निकाल लिया गया है और बैंक जो है वो पैसा नहीं दे रही है। तो क्या एक क्रिमिनल केस के अंदर कंप्लेन ऑन द इशू, वो मतलब एक क्रिमिनल केस के अंतर्गत इस इशू पे जो कंप्लेन है वो ओम्बड्समैन नहीं एंटरटेन कर सकती है क्या? ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसा ही कर रहा है कि, और दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि ये जो एस्पेक्ट है वो ओम्बड्समैन स्कीम कवर करेगी और कंप्लेन को एंटरटेन करेगी। ऑप्शन सी कर रहा है कि लॉस जो है वो सिविल लायबिलिटी नेचर का है तो कंप्लेन को सिविल कोर्ट में ही फाइल करना पड़ेगा। और ऑप्शन डी कर रहा है कि ओम्बड्समैन जो है जो भी पुलिस के द्वारा सजेस्ट किया गया उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करेगी और कंप्लेन को कस्टमर को एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा ये वाला केस है कि मतलब किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसा को विड्रॉ कर लिया गया, तो ये जो है स्कीम के अंदर कवर है और इसे कंप्लेन को ओम्बड्समैन स्कीम एंटरटेन करेगी। अब दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक कंप्लेंट टू ओम्बड्समैन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से लोग हैं जो कि ओम्बड्समैन के कंप्लेंट को एंटरटेन करेंगे, यानी कि जो कंप्लेन कर सकते हैं ओम्बड्समैन में। पहला कस्टमर हिमसेल्फ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बिहाफ ऑल ऑफ द। तो ऑब्वियसली बताइए, तो लॉजिकली क्वेश्चन है, आरबीआई क्यों कंप्लेन करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कंप्लेन करेगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कंप्लेंट्स कोई भी कर सकता है, चाहे वो कस्टमर हो या खुद करे या आरबीआई उसके बिहाफ में करे या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बिहाफ में करे। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसीड्यूर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर क्या क्या कवर होते हैं। अब क्या प्रोसीड्यूर है, क्या क्या प्रोसीड्यूर हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम लोग अपने ग्रीवियंस को रिड्रेस कर सकें। तो देखिए दोस्तों इसका लिमिटेशन पीरियड जो है वो 1 साल का है और कंप्लेन जो होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट भी सपोर्ट करना पड़ेगा और उसका डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और लिमिटेशन पीरियड कितना है दोस्तों, वो 1 ईयर है। क्वेश्चन आपके सामने है, द लिमिटेशन पीरियड फॉर मेकिंग अ कंप्लेन अंडर द स्कीम इज डैश एंड इट्स बिगिन फ्रॉम। तो देखिए दोस्तों ये तो 1 ईयर तो पता है, और बिगिन कब होता है दोस्तों, बिगिन होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द बैंक वेयर कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। आप मान लीजिए कस्टमर हैं, आपने बैंक को कंप्लेन लिख के दिया तो बैंक भी तो जवाब देगी आपको। यदि बैंक ने आपको जवाब दिया और आप उसे संतुष्ट नहीं है तो जिस दिन बैंक ने जवाब दिया उससे 1 साल के अंतर्गत, ठीक है। हाँ तो ये ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए बैंक ने आपको जवाब ही नहीं दिया तो 1 महीना के अंतर्गत ये हो सकता है। यदि बैंक ने जवाब दे दिया तो जिस दिन जवाब दिया उससे 1 साल के अंतर्गत, और बैंक नहीं जवाब दिया तो 1 महीना के अंदर। तो देखिए दोस्तों अब क्या प्रोसीड्यूर है कंप्लेन करने का। तो जिस भी पर्सन के पास ग्रीवियंस है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि वो अपनी ऑथराइज, मैंने बताया ना कि हर एक कंप्लेनेंट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा। यदि मान लीजिए कि आप कंप्लेन दायर कर रहे हैं तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि आपके बिहाफ में आपको रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे। तो आप क्या कीजिएगा कि आप जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को एडवोकेट के अलावा, ठीक है, वो क्या करेगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करेगा, ठीक है। और वो कहाँ कंप्लेन करेगा, तो उसी रीजन में कंप्लेन करेगा जिसके अंदर देखिए हर एक ओम्बड्समैन का अपना एक जुरिडिक्शन है, समझ रहे हैं। तो जैसे आपका बैंक जिस ओम्बड्समैन के जुरिडिक्शन में आता है आप वहीं कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो बैंक है वो कानपुर में है, तो आपने ऐसा नहीं कि मुंबई पहुंच जाइएगा कंप्लेन करने के लिए, आप कानपुर वाला ही ओम्बड्समैन में आप अपना कंप्लेन को दायर कीजिएगा, ठीक है। और जो कंप्लेन अराइज होगा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड उसे जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन से पहले फिल करना पड़ेगा। और वो कहाँ फिल करना पड़ेगा, वही बात है जहाँ पे उसका बिलिंग एड्रेस हो, बिलिंग एड्रेस का जो जुरिडिक्शन एरिया है उसी में कंप्लेन को आप दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कस्टमर इज इलिटरेट एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द ओम्बड्समैन, ही एंगेजेस इन एडवोकेट टू हैंडल हिज कंप्लेन। अब कस्टमर जो है वो इलिटरेट है और वो उसको असावधानी हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है कि वो ओम्बड्समैन के सामने रिप्रेजेंट करे। तो वो क्या किया, उसने एडवोकेट को एंगेज किया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है।
अ पर्सन कैन एंगेज रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग एडवोकेट एज पर द स्कीम, यानी कोई भी आदमी एक रिप्रेजेंटेटिव को भी इंगेज कर सकता है और एक ओम्बड्समैन को भी इंगेज कर सकता है। इस स्कीम के अनुसार बी करा है कि एडवोकेट कैन बी इंगेज विद परमिशन ऑफ द ओम्बड्समैन, यानी एडवोकेट को आप इंगेज करेंगे ओम्बड्समैन के परमिशन पे। सी करा है कि एडवोकेट का सर्विस को परमिट नहीं किया जाता है, और डी करा है कि एडवोकेट को इंगेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि जो एडवोकेट है उसे आप इस स्कीम के अंदर इंटरटेन इंगेज आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इंगेज आप केवल आपके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें ही इंगेज कर सकते हैं, एडवोकेट को इंगेज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नो कंप्लेंट टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन शैल लाई अनलेस द कंप्लेनेंट हैज बिफोर मेक अ कंप्लेंट टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन मेकिंग अ राइटिंग। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्लेन जो है लिमिटेशन पीरियड तो हम लोगों ने देख ही लिया, वो 1 साल का है। ठीक है, ओके। और दोस्तों जो कंप्लेन जो किया गया है वो सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों कंप्लेन डज नॉट पर्टेन टू द सेम सब्जेक्ट मैटर फॉर विच एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई वो मैटर जो है कोर्ट या ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर में पेंडिंग है, तो आप उसके अगेंस्ट ओम्बड्समैन में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों 5वां है कि कंप्लेंट इज नॉट फ्रिवलस और वेक्सासियस इन नेचर। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्लेंट आर नॉट इंटेंडेड बाय ओम्बड्समैन, यानी ओम्बड्समैन किस तरह के कंप्लेंट को इंटेंड नहीं करेगी। इफ द इशू हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द ओम्बड्समैन, इफ द मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट और डायरेक्टेड बाय कोर्ट, इफ द मैटर इज फ्रिवलस और वेक्सेशन इन नेचर, ऑल द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑल द अबव होगा। ठीक है, यानी ये तीनों के तीनों केस को ओम्बड्समैन इंटरटेन नहीं करेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राउंड ऑफ कंप्लेन। तो दोस्तों कंप्लेन इन सभी ग्राउंड में जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग सर्विस को एलिज कर रहा हो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ फाइल किया जा सकता है। ठीक है, कैसा हो, नॉन पेमेंट, डिले इन पेमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक, ड्राफ्ट बिल, नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट क्लॉज ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट, यदि मान लीजिए कि इस छोटे नोट को बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो भी आप कर सकते हैं। नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस, फेलियर टू इशू और डिले इन इशू ऑफ ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर चेक, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दोस्तों। फेलियर टू ऑनर अ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट कमिटमेंट, फेलियर टू प्रोवाइड अ डिले इन प्रोवाइड अ बैंकिंग फैसिलिटी। तो ये सभी के उसके अलावा देखिए डिलेज नॉन क्रेडिट और प्रोसीड, तो ये सभी के सभी केस के अंदर कंप्लेन किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, बैंक रिफ्यूज, अब बैंक मान लीजिए स्मॉल डिनोमिनेशन का नोट लेने से रिफ्यूज कर रही है तो क्या होगा, तो कंप्लेन किया जा सकता है। तो ओम्बड्समैन इस केस में कंप्लेन को एंटरटेन करेगी। देखिए अब बैंक जो है एक रिफ्यूज़ कर रही है कि वो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो कंप्लेन क्या होगा, तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, इस केस में कंप्लेन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि जो बैंक को अकाउंट खोलने का जो रीज़न जो दे रही है वो वैलिड है तो फिर ओम्बड्समैन इस तरह के कंप्लेन को एंटरटेन नहीं करेगा। उसके बाद है एक पर्सन ने बैंक को अप्रोच किया लोन सैंक्शन के लिए, लेकिन बैंक ने लोन सैंक्शन करने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो बताइए, तो ये भी जो कंप्लेन है ओम्बड्समैन एंटरटेन नहीं करेगी यदि जो रीज़न सप्लाई किया गया है बैंक के द्वारा वो सफिशिएंट है दोस्तों। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि ये जो है बैंक का जजमेंट है, इसमें ओम्बड्समैन का कोई हस्तक्षेप नहीं लागू है। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लोन देगी देना या ना देना ये बैंक का अपना ये एक डिसीजन है। सो दिस कांट बी क्वेश्चन बाय द RBI ओके और ओम्बड्समैन। अब देखिए क्या क्या प्रोसीड्यूर हैं। अब तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि ओम्बड्समैन स्कीम में कैसे कंप्लेन किया जाता है, कौन से कंप्लेन किए जाएंगे, कौन से कंप्लेन नहीं किए जाएंगे, कौन अपीलेट अथॉरिटी होता है, ये सभी चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब जरा इसका प्रोसीड्यूर देखते हैं। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन जो है, अब मान लीजिए कि ओम्बड्समैन ने अवार्ड दे दिया, अवार्ड समझते हैं ना, अभी मैंने बताया जो डिसीजन जो ऑर्डर है उसे अवार्ड कहते हैं। तो जो ओम्बड्समैन है उसने अपना अवार्ड दे दिया, अब पर्सन उसे संतुष्ट नहीं है तो वो अपील फिर दोबारा कर सकता है। किसी का अपील करेगा, 45 दिनों के अंदर अपील करेगा। जिस दिन अवार्ड मिला उसके 45 दिनों के अंदर दोबारा वो अपीलेट अथॉरिटी को अपील करेगा। ठीक है, और जो अपीलेट अथॉरिटी है वो फर्दर 30 दिन का देगा। ठीक है, हाँ, और वो कितने दिनों का देगा, इज empowered to allow further period not exceeding 30 days on his being satisfied that the appellant has sufficient cause not to bring appeal in time. In the case appeal is by the bank, अब मान लीजिए बैंक अपील की है तो जो अपील का फाइलिंग है शुड बी विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द चेयरमैन और इन एब्सेंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और ED और CEO और अदर। देखिए ये सब जो बैंक के केस में कौन कौन फाइल कर सकता है अपील, तो CEO, MD यही सब लोग फाइल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ED यही सब लोग फाइल कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, द अपील कैन बी मेड बाय द कस्टमर अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द डोमिनेशन टू डिप्टी। अब अवार्ड देखिए, सबसे पहली बात समझिए बात को, डिप्टी गवर्नर ने बैंकिंग ओम्बड्समैन के एपीलेट अथॉरिटी होने के नाते आप मान लीजिए कंप्लेन किए हैं, आपको जजमेंट दिया यानी आपको अवार्ड दिया, अवार्ड मतलब कि डिसीजन दिया, लेकिन आप उसे संतुष्ट नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, उसके ऊपर पहुंचिएगा ना।
ठीक है। तो आप डिप्टी गवर्नर को पहुंचिएगा। तो डिप्टी गवर्नर को पहुंचने के लिए कितने दिनों के अंतर्गत आपको पहुंचना पड़ेगा? तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों 30 दिन के अंतर्गत, ठीक है। और ये कब से? तो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कॉपी से। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ द बैंक वांट टू अपील अगेंस्ट द अवार्ड गिवन ओम्बड्समैन एंड विद द परमिशन ऑफ। तो यदि बैंक जो है जो हमारे ओम्बड्समैन के द्वारा अवार्ड दिया गया है उसके वो अपील करना चाहती है उसके अगेंस्ट, तो किसके परमिशन से करेगी? करेक्ट नहीं है, ये पूछा गया। चेयरमैन, ईडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे रोल नहीं है। अब देखिए पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में क्या हो सकता है कि मे रिक्वायर द बैंक नेम इन द कंपनी और एनी अदर रिलेटेड बैंक टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन और फर्निश सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो ले सकती है वो देखिए। तो इसमें आपका कोई डॉक्यूमेंट्स का कॉपीज़ हो जो कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, ये सभी के सभी चीज़ वो ले सकती है, ठीक है। और बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है। ये यदि डिस्क्लोज करेगा भी तो उस पर्सन का कंसेंट लेगा तभी वो चीज़ को डिस्क्लोज करेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, इन ऑर्डर टू सेटल अ कंप्लेंट द ओम्बड्समैन विल वांट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक। अब मान लीजिए एक कंप्लेंट को सेटल करना चाह रही है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन को क्या चाहिए? कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो किससे डिमांड करेगी? बैंक से डिमांड करेगी। तो ही हैज़ टू डिसाइड द केस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। ही हैज़ टू डिसाइड द केस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बैंक ऑन इज ऑन। कौन सा सही है? तो देखिए इस कंप्लेंट को सेटल करने के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन बैंक से ले सकती है। अब क्या क्या अवार्ड मिलेगा? तो यदि कंप्लेंट जो है एग्रीमेंट के द्वारा सेटल नहीं किया गया है 1 महीना के अंतर्गत तो वो अवार्ड पास करेगी, ठीक है। तो जिसमें पार्टीज़ को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि अपने केस को वो रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट कंसिडरेशन फॉर अमाउंट एक्सीडिंग। अब रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट, तो कंप्लेंट रिजेक्ट कब होगा? तो जो आपका मान लीजिए कि कंप्लेंट जो है वो फ्रिवलस है, वेक्सेसियस है, मालाफाइड है या विदाउट एनी सफिशिएंट काउज है, इन सभी केसेस में कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन जो कि बैंकिंग ओम्बड्समैन में बेस्ड था। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि PDF की रिक्वायरमेंट है नीचे आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।